तो अभी जो स्टार्ट करेंगे ना वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो सबसे पहला जो एम्ब्रियो हम लेंगे वो है डाइकॉट एम्ब्रियो। तो हम लोग लिखते हैं डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। दो एम्ब्रियो होता है, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो हम पहले डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ लेंगे, उसके बाद मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो फॉर्म होता है वो ये है, इसको हम क्या कह देते हैं, जाइगोट। अब जाइगोट की कहानी ऐसी होती है कि जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशंस अनफेवरेबल है तो ये जाइगोट क्या करता है, अपने ऊपर एक रेजिस्टेंस वॉल बना लेता है। तो जाइगोट जो है अपने ऊपर क्या करता है, डेवलप्स अ रेजिस्टिंग वॉल अराउंड इटसेल्फ। कब? जब कंडीशंस अनफेवरेबल। तो हम कहते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन जो जाइगोट है डेवलप्स अ रेजिस्टिंग वॉल। और ये जो रेजिस्टिंग वॉल उसने डेवलप किया इसका क्या नाम है, तो इट इज कॉल्ड एज ऊब स्पोर। द डेवलपिंग वॉल दैट इज डेवलप्ड, इसको हमने नाम दे दिया ऊब। अब जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगे, क्या है, अनफेवरेबल कंडीशंस तो हमेशा रहेगा नहीं, तो एक समय के बाद कंडीशंस क्या हो जाता है, फेवरेबल। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन स्टार्ट हो जाएगा उस समय पे क्या होता है, ये जो जाइगोट है वो डिवाइड करता है बाय माइटोटिकली। तो हम कहते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन जाइगोट डिवाइड्स माइटोटिकली। अब ये जाइगोट जो है बेसिकली माइटोटिकली डिवाइड किया, मतलब इसने माइटोसिस कर लिया। अब माइटोटिक डिवीजन का मतलब यहाँ पर 2 सेल स्टेज बन जाएगा। तो देखो डिवाइड होने के बाद एक सीन कुछ इस तरीके से नजर आएगा, तो हम इसको ऐसे बना देते हैं 2 सेल। तो यहाँ पे 2 सेल कौन सा फॉर्म होगा, देखो ये एक ऊपर बन गया और एक नीचे बना लेते हैं। तो ऊपर वाले को हम रेड रखते हैं और नीचे वाले को ब्लू बना लेते हैं। तो इससे जो है क्या होगा, 2 सेल स्टेज बन जाएगा। तो इसे हम कहते हैं बेसिकली 2 सेल्ड स्टेज। ये आपका बन गया 2 सेल स्टेज। अब जो रेड वाला है ऊपर की तरफ जो सेल है उसको हम एक नाम देते हैं बेसल सेल। इसको हम कह देंगे बेसल सेल। और ये बेसल सेल किस तरफ होता है, तो हम कहते हैं ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ होगा। माइक्रोपाइल ओव्यूल के अंदर का है, तो बेसिकली ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ होगा। जो नीचे वाला सेल है इसको हम टर्मिनल सेल कहते हैं। तो 2 सेल बन गया, एक बेसल सेल है, दूसरा टर्मिनल सेल है। टर्मिनल सेल किस तरफ है, तो हम कहते हैं ये चलाजा एंड की तरफ होगा। तो ये 2 अनफेवरेबल कंडीशन हट जाने के बाद ये जो जाइगोट है बेसिकली डिवाइड करेगा बाय माइटोसिस, और ये 2 सेल का स्टेज बनाएगा। और ये 2 सेल का जो स्टेज बनेगा, ऊपर वाला बेसल सेल, तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं, ये एक बड़ा सा इधर बेसल सेल समझ लेते हैं हम इसको। और जो नीचे वाला है बेसिकली इसको हम कह देते हैं टर्मिनल सेल। तो यहाँ पे अब बेसल सेल और टर्मिनल सेल साइमल्टेनियसली डिवाइड करेंगे, लेकिन हम बताते वक्त एक एक करके बताएंगे जिससे चीजें समझ में आए। तो सबसे पहले कौन डिवाइड करेगा, तो हम पहला जब एक्सप्लेन करेंगे तो हम बेसल सेल के बारे में बात करेंगे कि पहले बेसल सेल के साथ क्या होता है। तो ये जो बेसल सेल है वो डिवाइड करता है। तो हम कहते हैं फर्स्ट बेसल सेल डिवाइड्स। कैसा डिवाइड करेगा, ट्रांसवर्सली। तो हम ये कह देते हैं बेसल सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली। और डिवाइड करने के बाद क्या बनाता है, तो फॉर्म 7 to 10 सस्पेंसर सेल। तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो ये जो बन गया बेसल सेल डिवाइड किया ट्रांसवर्सली और डिवाइड करके क्या बना लिया, तो इट हैज फॉर्म्ड 7 to 10 सस्पेंसर सेल। तो ये बन गया। अभी जो 7 to 10 सस्पेंसर सेल्स बने हैं ना, इसमें से जो सबसे ऊपर वाला सस्पेंसर सेल होगा वो एनलार्ज हो जाता है। तो हम कहते हैं कि अपर मोस्ट सस्पेंसर सेल एनलार्जेस इटसेल्फ। तो मान लो ये ऐसे बड़ा हो गया, तो अपर मोस्ट सेल एनलार्ज हुआ, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है हॉस्टोरिया। और बाकी नीचे के सेल्स एज इट इज रह जाते हैं। हम ऐसे बना देते हैं 1 2 फिर 3 4 5 6 7। तो हम इसको ऐसे ही दिखा देते हैं। तो होता ये है, जब आप सस्पेंसर सेल की बात करोगे तो आप कहोगे कि अपर मोस्ट सस्पेंसर सेल। तो हम कह देते हैं अपर मोस्ट सस्पेंसर सेल, अपर मोस्ट सस्पेंसर सेल ग्रोज एंड फॉर्म्स हॉस्टोरिया। तो बेसिकली ये क्या बना लेता है, ये हॉस्टोरिया बना लेता है। ये बड़ा सा सेल जो है
और इस हॉस्टोरिया का काम ये है कि बेसिकली ये अटैच करता है टू द टिप ऑफ द एम्ब्रियो। हॉस्टोरिया विल अटैच टू द टिप ऑफ द एम्ब्रियो, और जो एकदम नीचे वाला सेल होता है तो हम ये कहते हैं कि लोअर मोस्ट सेल डेवलप्स, लोअर मोस्ट सेल डेवलप्स इनटू हाइपोफाइसिस। ये लोअर अपर मोस्ट सेल हॉस्टोरिया बन गया और लोअर मोस्ट सेल हाइपोफिसिस बन गया। अब यहाँ पर जो कहानी है बेसल सेल की खत्म हो जाती है। मतलब जो बेसल सेल है वो जो है डिवाइड करेगा और 7 to 10 सस्पेंसर सेल बना लिया, जिसमें से अपर मोस्ट सस्पेंसर सेल किस में डेवलप हो जाता है, तो हम कहते हैं अपर मोस्ट सस्पेंसर सेल हॉस्टोरिया बन जाएगा और लोअर मोस्ट हाइपोफाइसिस में बन जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि ये जो नीचे का सेल है कौन सा, ट्रांसवर्स सेल, उसके साथ क्या होता है, तो हम ये कहते हैं कि ट्रांसवर्स सेल बेसिकली जो टर्मिनल सेल है, इसको ट्रांसवर्स सेल नहीं बोलेंगे, इसको हम टर्मिनल सेल बोल रहे हैं। अपर वन बेसल सेल और नीचे वाला कौन सा है, टर्मिनल सेल। तो यहाँ पर क्या होगा, जो टर्मिनल सेल है ये डिवाइड करेगा वर्टिकल। तो सबसे पहला टर्मिनल सेल डिवाइड्स वर्टिकली। और वर्टिकल डिवीजन किया मतलब ये कुछ इस तरीके से दो सेल बना लिया, तो इसने वर्टिकल डिवीजन किया और ये क्या बना लिया, तो हम कहते हैं टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। जो पहला डिवीजन होगा ना वही खाली वर्टिकल होगा, उसके बाद जितने भी होंगे सब जो है ट्रांसवर्स डिवीजन ही करेंगे। तो टर्मिनल सेल ने वर्टिकली डिवाइड किया, अब इसके बाद कौन सा होगा, तो ट्रांसवर्स डिवीजन। अब यहाँ पर टू सेल प्रो एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड करेगा। अब डिवाइड करके ये कितना सेल का बनाएगा, तो हम कहते हैं 4 सेल्स प्रो एम्ब्रियो बना लिया, तो इसको हम लिख देते हैं 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। ये 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो जो है और आगे डिवाइड करेगा। अब उससे पहले हम क्या करेंगे, हम हाइपोफाइसिस के सेल्स यहाँ बना देते हैं। ये लोअर मोस्ट सेल्स हैं बेसिकली, जिसे हम 8 सेल में ले लेंगे। तो ये लोअर मोस्ट सेल है, ऊपर वाला हॉस्टोरिया वगैरह नहीं बना रहे हैं, ये सिर्फ लास्ट सेल को हम बना के स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर 4 सेल प्रो एम्ब्रियो बन गया। ये 4 सेल प्रो एम्ब्रियो फिर और आगे डेवलप होता है तो ये 8 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कहते हैं 1 2, तो इस तरीके से अगर ध्यान दो तो 8 सेल प्रो एम्ब्रियो बन गया। तो इसे हम नाम दे देते हैं 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। अब इस 8 सेल प्रो एम्ब्रियो का क्या होगा, ये 4-4 सेल के टीयर में अरेंज हो जाएंगे। तो दिस 8 सेल प्रो एम्ब्रियो विल अरेंज देमसेल्व्स इनटू 2 टीयर्स। ये अपने आप को 2 टीयर्स में अरेंज कर लेंगे और हर टीयर के अंदर कितने होंगे, 4 सेल। तो हम ऐसे बना लेते हैं 4 सेल का एक टीयर और 4 सेल का एक टीयर। तो 4 सेल का एक टीयर है, बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ये गिव राइज करेगा रेडिकल को। तो 4 सेल क्या बन गया, रेडिकल। और जो अदर 4 सेल है इट विल गिव राइज टू प्लीम्यूल। और रेडिकल से क्या डेवलप हो जाता है, तो हम कहते हैं रूट डेवलप होगा। और प्लीम्यूल से क्या डेवलप हो जाता है, तो हम कहते हैं शूट। तो ये 8 सेल प्रो एम्ब्रियो बना। ये 8 सेल प्रो एम्ब्रियो अब और आगे डेवलप होता है, तो फाइनली ये फर्दर डेवलप होकर के ये बना लेता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहां पर जो है ये बाहर वाले जो सेल्स होते हैं ये आउटर मोस्ट सेल्स बन जाते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल्स जो है ना ये डर्मेटोजेन बन जाते हैं। तो हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके 4 सेल्स बन गए, तो ये आउटर मोस्ट लेयर बन गया। और अंदर का जो सेल है वो एज इट इज रहेगा। तो हम ये बाहर के बना लिए, चलो ये मान लो ये अंदर के सेल्स हो गए सारे के सारे। 8 सेल प्रो एम्ब्रियो फर्दर डेवलप हुआ एंड आफ्टर डेवलपिंग वो क्या बन गया, तो वो बन गया ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ये जो फॉर्मेशन हुआ ये क्या है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। और इस ग्लोबुलर एम्ब्रियो का जो सबसे बाहर का लेयर है उसको हम डर्मेटोजेन कहते हैं। और इस डर्मेटोजेन का काम क्या है, तो डर्मेटोजेन बेसिकली वो पार्ट है जो एपिडर्मिस को अराइज करेगा। तो डर्मेटोजेन जो भी हम एपिडर्मिस पढ़ते हैं रूट में, स्टेम में, लीफ में, वो एपिडर्मिस इसी डर्मेटोजेन से आता है। और फाइनली ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है वो आगे डेवलप होगा। तो हम कहते हैं कि जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है इट फर्दर डेवलप्स इनटू हार्ट शेप एम्ब्रियो। तो हम क्या करते हैं, इस ग्लोबुलर एम्ब्रियो को हम हार्ट शेप एम्ब्रियो में बना देते हैं। तो ये है, तो इस तरीके से कुछ डेवलपमेंट हो जाएगा। तो हम कहते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो फर्दर
it develops into heart shape embryo, और ये हार्ट शेप एम्ब्रियो और आगे डेवलप हो जाएगा और डेवलप होकर के बनाएगा हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो। ये लोअर मोस्ट हाइपोफाइसिस, फाइनली और डेवलप हुआ तो ये कुछ इस तरीके का बना लिया, इसको हम कहते हैं हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो। तो ये आपका बन गया हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो। तो इस तरीके से जो है एम्ब्रियो डेवलप होता है और फाइनली ये हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो फिर लास्ट में जाकर के एक कंप्लीट एम्ब्रियो बनाता है जिसको हम सब कॉर्डेट एम्ब्रियो का नाम देते हैं। तो कॉर्डेट एम्ब्रियो कैसे दिखेगा, देखो ये सबसे पहले ये बड़ा वाला सेल जिसको हमने नाम दिया था हॉस्टोरिया, ये नीचे क्या है सारे के सारे जो है सस्पेंसर सेल्स हैं। फिर यहाँ से जो है ये वाला पार्ट आएगा ये इस तरीके से, और यहाँ से ही जो है दो कॉटिलिडन डेवलप होगा क्योंकि ये डाइकॉट का एम्ब्रियो है तो हम ऐसे बना लेते हैं, ये बन गया आपका दो कॉटिलिडन। अब इसके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसे हम कहते हैं रूट कैप। ये जो हिस्सा है पूरा डॉट डॉट ये रूट कैप बन गया, और यहाँ पे जो है ये आपका बन जाता है रेडिकल। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक एम्ब्रियो तैयार होता है जिसको हम नाम देते हैं कॉर्डेट एम्ब्रियो। अब ये कैसे हो रहा है तो इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर क्या है तो हमने कह दिया हॉस्टोरिया जो एनलार्ज होकर के टिप ऑफ द एम्ब्रियो को अटैच करता है। ये सब क्या है तो हमने कह दिया सस्पेंसर सेल। ये क्या है तो इसे हमने कह दिया रूट कैप, और रूट कैप का काम क्या है तो हम कहते हैं रेडिकल को प्रोटेक्शन देना, और ये रेडिकल से क्या डेवलप होगा तो हम कहते हैं रूट डेवलप होता है। ये दोनों क्या है तो हम कहते हैं टू कॉटिलिडन। अब दो कॉटिलिडन क्यों बना क्योंकि डाइकॉट एम्ब्रियो है। और फाइनली ये जो हिस्सा है ये क्या है ये है प्लीम्यूल, और इसी प्लीम्यूल से क्या डेवलप हो जाता है तो हम कहते हैं शूट सिस्टम डेवलप होता है। तो अगर इसको ध्यान से फिर से एक बार देखें तो चीजें काफी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहला ये होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना वो अनफेवरेबल कंडीशन में अपने ऊपर एक रेजिस्टिंग वॉल डेवलप करता है जिसको हम ऊस्पोर कहते हैं। द मोमेंट कंडीशंस बिकम फेवरेबल ये जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड कर जाता है और फाइनली वो दो सेल स्टेज बनाएगा। एक आप कहते हो बेसल सेल, दूसरा है टर्मिनल सेल। जो बेसल सेल है इट विल डिवाइड ट्रांसवर्सली एंड इट विल फॉर्म 7 to 10 सस्पेंसर सेल, जिसमें से एकदम ऊपर वाला सस्पेंसर सेल हॉस्टोरिया में डेवलप हो जाता है जो एनलार्ज करता है और अटैच करता है टू द टिप ऑफ द एम्ब्रियो, और वहीं पर जो सबसे नीचे वाला है वो किस में डेवलप हो जाता है हाइपोफाइसिस में। तो बेसल सेल की कहानी यहाँ खत्म होगी। उसके बाद जो टर्मिनल सेल है बेसिकली वो टर्मिनल सेल डिवाइड करेगा वर्टिकली और बनाता है टू सेल प्रो एम्ब्रियो, जो फिर ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा और बनाएगा 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। फिर 4 सेल प्रो एम्ब्रियो फिर से डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो, जो बेसिकली 8 सेल का है तो 4-4 सेल के दो टीयर बन जाते हैं, एक रेडिकल में डेवलप हो जाएगा दूसरा प्रीम्यूल। 8 सेल प्रो एम्ब्रियो फर्दर 8 cell proembryo further develops into globular embryo. Globular embryo develops into heart shape embryo. Heart shape embryo फिर बन जाता है horseshoe shaped embryo जो फाइनली डेवलप होता है कॉर्डेट एम्ब्रियो में। और ये जो कॉर्डेट एम्ब्रियो बना दिस कॉर्डेट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ हॉस्टोरिया, सस्पेंसर सेल, रूट कैप, टू कॉटिलिडन, प्लीम्यूल, रेडिकल, रेडिकल से रूट और प्लीम्यूल से शूट। नेक्स्ट जो देखेंगे वो है डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, कि ये मोनोकॉट एम्ब्रियो कैसे डेवलप होगा। हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो जब मोनोकॉट एम्ब्रियो को देखोगे तो इसमें भी जाइगोट फॉर्मेशन होगा। तो हम ये दिखा देते हैं ये क्या है बेसिकली ये बन गया जाइगोट। तो जाइगोट का यहाँ पे दो एंड होगा तो हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं। जो ऊपर वाला एंड है बेसिकली वो चलाजल एंड की तरफ है तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इस एंड को हम ले लेते हैं चलाजल एंड, और जो नीचे वाला एंड होगा इसको ले लेते हैं माइक्रोपाइलर एंड। तो इस तरीके से दोनों एंड हमारे लिए क्लियर हो जाता है। ऊपर हम जो भी करेंगे चलाजल एंड की तरफ होगा, नीचे जो भी होगा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा।
ये जाइगोट जो डिप्लॉयड है अभी क्या करेगा, ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा। सो इट विल अंडरगो ट्रांसवर्स डिवीजन, और जब वो ट्रांसवर्स डिवीजन करता है तो 3 सेल बनाता है। तो हम उसको जो है कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं कि ये 3 सेल उसने बना लिया, जिसको हम 3 अलग अलग कलर में कर लेंगे। तो जो सबसे ऊपर वाला है ये मान लो टर्मिनल सेल हो गया, दिस इज टर्मिनल सेल। बीच वाला जो है मिडल सेल है, और जो एकदम नीचे है उसको हम बेसल सेल का नाम देंगे। तो यहाँ पे 3 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे ऊपर वाला क्या है, तो हमने कह दिया टर्मिनल सेल। जो बीच में है इसको हम क्या कह देंगे, तो दिस इज नथिंग बट मिडल सेल। और जो एकदम नीचे वाला है बेसिकली इसको हम क्या कह देते हैं, इसको कह देते हैं बेसल सेल। तो अपने पास 3 सेल आ गए, टर्मिनल सेल, बेसल सेल, मिडल सेल। अब सवाल ये उठता है कि ये 3 सेल बना कैसे, क्योंकि कोई भी सेल डिवाइड करेगा तो 2 सेल बनता है, 3 सेल कैसे बना। तो उसको समझने के लिए ये डायग्राम समझिए कि एक सेल है जिसने ट्रांसवर्स डिवीजन किया, तो उसने 2 सेल बना लिया ऐसे। लेकिन अब हुआ ये कि सिर्फ ऊपर वाला सेल ही ट्रांसवर्स डिवीजन कर रहा है, नीचे वाला नहीं करता, इसलिए ऊपर के 2 बन गए पर नीचे वाला एज इट इज आ जाता है 3। और इस तरीके से जो है क्या फॉर्मेशन होता है, तो हम कहते हैं 3 सेल्ड स्टेज। तो इस तरीके से ये 3 सेल बनता है। सवाल ये उठता है टर्मिनल सेल किस में डेवलप होगा, तो याद रखना टर्मिनल सेल जो है इट इज गोइंग टू डेवलप इनटू कॉटिलेडन। जो मिडल सेल है ये ही डिवाइड करके एम्ब्रियो का सारा पार्ट बनाता है। तो हम सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा है, मिडल सेल। तो हम कहते हैं मिडल सेल डिवाइड्स, मिडल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म ऑल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का जितना भी पार्ट है वो फॉर्म करने का काम किसका है, तो हम कहते हैं मिडल सेल का है। अब कौन कौन सा पार्ट एम्ब्रियो का हो सकता है, तो चाहे रेडिकल बने या फिर प्लूम्यूल बने, ये सब मिडल सेल से बनेगा। चाहे एपिकोटाइल बनेगा या हाइपोकोटाइल बनेगा, ये सब मिडल सेल से बनेगा। एपिकोटाइल या फिर हाइपोकोटाइल या फिर सस्पेंसर सेल, ये सब के सब जो है बेसिकली किससे बनते हैं, मिडल सेल से। तो सवाल उठता है बेसल सेल का क्या होता है, तो बेसल सेल का ये सिर्फ एनलार्ज हो जाता है और इसका काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ नरिशमेंट, बाकी इसका कोई काम नहीं है। तो बेसल सेल को मैं ये कह सकता हूं कि इट सिंपली एनलार्जेस, ये बड़ा हो जाता है। और इसका काम क्या है, तो काम है सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ नरिशमेंट। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि तीनों सेल जो बने हैं इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सेल कौन सा है, मिडल सेल है। मिडल सेल से ही सारी कहानी होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों सेल को डिवाइड करके दिखाते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम नीचे वाला सेल बनाते हैं, ये वाला सेल। तो इसको जो है हम बेसल सेल मान लेते हैं, और इसके ऊपर वाले को जो है हम मिडल सेल मानेंगे, और इसके एकदम ऊपर वाले को हम क्या कह लेंगे, हम कह लेंगे इसको टर्मिनल सेल। तो एकदम ऊपर है टर्मिनल सेल, तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं ये। तो ये जो है सारे के सारे टर्मिनल सेल में डेवलप हो जाता है। और जो नीचे वाला है ये वाला सेल, ये जो बनेगा बेसिकली ये बनता है हमारा मिडल पार्ट, जो पूरे के पूरे एम्ब्रियो को अराइज करेगा। इसी के सेल्स आगे डिफरेंशिएट हो जाते हैं और फॉर्मेशन होता है। और एकदम नीचे जो है ये वाला बड़ा सा, ये है बेसल सेल। बेसल सेल का एज सच कोई खास रोल नहीं होता। तो सबसे ऊपर वाला सेल जो है ये किस में डेवलप हो गया, तो हमने कह दिया कॉटिलेडन, क्योंकि ये टर्मिनल सेल है जो कॉटिलेडन में डेवलप होगा। ये बीच वाला क्या है, तो बेसिकली बीच वाले को हमने कह दिया मिडल सेल। मिडल सेल ये इसका डिवीजन ना हर डायरेक्शन में होता है। तो मिडल सेल में हम ये कह सकते हैं डिवीजन यानी सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन ऑल डायरेक्शन। ये सारे डायरेक्शन में ये सेल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, ये फॉर्म हो जाता है मास ऑफ सेल। ये एक लंप ऑफ मास ऑफ सेल बनता है। और एकदम नीचे वाला जो है बेसिकली क्या है, बेसल सेल। अब हमारा जो भी पूरा सेल का कहानी होगा इसी के आसपास घूमेगा, जहां पे बेसल सेल का ऐसा कोई खास रोल नहीं रहेगा। तो अब हम जो अब नेक्स्ट बनाएंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम होगा, क्योंकि वो सारी चीजों को कवर करने वाला है। तो सबसे पहले मैं एक बेसल सेल बना देता हूँ, क्योंकि बेसल सेल का ऐसा कोई रोल नहीं है। तो ये हमने बना दिया बेसल
सेल। अब बेसल सेल के अंदर जो है उसका न्यूक्लियस बना देते हैं। अब इसके बाद जो आएगा वो मिडल सेल का काम। तो हम जब मिडल सेल ड्रॉ कर रहे हैं तो इसको जो है कुछ इस तरीके से ले लेते हैं ऐसे, ये मिडल सेल का लेयर फॉर्म हो रहा है तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं। ये आपका बन गया मिडल सेल का जो मास ऑफ सेल बनना है ना वो ये बन गया। और इसी के ऊपर जो है बेसिकली यहाँ पर जो है हम एक प्लीम्यूल जैसी कवरिंग बना देते। तो ये एरिया, ये ग्रीन कलर की जो कवरिंग है बेसिकली ये आपका बन जाता है कोलियोप्टाइल, जो किसको प्रोटेक्शन देगा, प्लीम्यूल को। तो ये जो पिंक कलर का डॉट डॉट है ये है प्लीम्यूल। उसके बाद जो आता है ये नीचे वाला एरिया है, ये ब्लू कलर, ये कोलियोराइजा है। कोलियोराइजा का काम क्या है, तो बेसिकली ये प्रोटेक्शन देगा। किसको प्रोटेक्शन देगा, तो हम कहते हैं रेडिकल को। तो ये डॉट डॉट क्या बन गया, रेडिकल। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है वो ये है, यहाँ पर ये वाला एरिया, क्योंकि ये एरिया अब आगे चल के बाइफरकेट होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ऐसे ले लेते हैं, ये इस तरीके से, और इसी को बाहर एक्सटेंड करेंगे जो बेसिकली क्या बनाएगा, कॉटिलिडन। तो ये जो है बड़ा सा जो बन रहा है ये कॉटिलिडन, तो हमने इसको ऐसे बना दिया, दिस इज कॉटिलिडन। और इसी कॉटिलिडन के नीचे आपको मिलेगा हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल मतलब क्या, द एरिया दैट इज प्रेजेंट बिलो द कॉटिलिडन। और यही कॉटिलिडन के ऊपर जो है एक पतली सी कवरिंग होती है, तो इसको हम ऐसे बना देते हैं। ये जो है ये एक पतली सी कवरिंग है जो किसके ऊपर प्रेजेंट है, कॉटिलिडन के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये ओवरऑल ये मिडल सेल से ही सारी चीजें बनी है, बेसल सेल ऐसा कुछ रह नहीं गया, वो वहां पे रह गया नॉर्मली। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको अब डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तो ये क्या है, बेसिकली बेसल सेल है, ये बन गया आपका बेसल सेल। ये जो बेसल सेल के बगल में एक सेल जो होता है स्पेशलाइज्ड फॉर्म में, तो ये क्या बन जाता है, ये वाला सेल जो यहाँ पर ये येलो कलर का सेल, ये जो सेल बनेगा इसे आप कह दोगे सस्पेंसर सेल। तो ये जो है ये एक तरह का सेल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, ये पिंक कलर वाला, तो इसे जो है हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे सस्पेंसर सेल। तो बेसिकली ये बन जाता है, तो ये बेसल सेल है, और ये जो बना ये क्या बन जाएगा, ये बन जाता है सस्पेंसर सेल। तो यहाँ पे ये हो गया सस्पेंसर सेल, तो बेसल सेल हो गया और ये क्या बन गया, सस्पेंसर सेल बन गया। अब कोलियोराइजा फॉर्मेशन क्या होगा, ये जो है बेसिकली टिप है जिसको आप कोलियोराइजा कहते हो, ठीक है। अच्छा ये जो है ना सस्पेंसर सेल बन गया। अब होता क्या है, ये जो है कवरिंग है, इसको हम नाम देते हैं कोलियोराइजा। और कोलियोराइजा का काम क्या है, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू रेडिकल। तो ये ब्राउन कलर वाला रेडिकल, रेडिकल से रूट सिस्टम डेवलप होता है। ये जो है बेसिकली इसको आप कोलियोप्टाइल का नाम देते हो, आप इसे कह देते हो कोलियोप्टाइल। और कोलियोप्टाइल से क्या डेवलप होगा, तो ये इसका काम है प्रोटेक्शन देना, किसको, प्लीम्यूल को। और प्लीम्यूल से क्या डेवलप हो जाता है, तो हम कहते हैं शूट सिस्टम। अब ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ये जो ब्लैक कलर का शेडिंग कर रहे हैं ये, इसको हम कहते हैं कॉटिलिडनरी नोड। अब इसी से जो है क्या अराइज होगा, तो हम कहते हैं कॉटिलिडन। और इस कॉटिलिडन के ऊपर एक कवरिंग है, थिन ट्रांसपेरेंट कवरिंग, और इस कवरिंग को हम क्या नाम दे देते हैं, हम कह देते हैं स्कूटेलम। तो ये स्कूटेलम जो है कवरिंग बन जाती है। अब इसी के नीचे ये जो रेड कलर वाला एरिया है, इसको, ये कॉटिलिडन के नीचे का एरिया है, तो इसे हम हाइपोकोटाइल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल। और फाइनली ये जो मेन जो पूरा बड़ा सा है, इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। मतलब जो पूरा का पूरा मिडल सेल का मास था वो क्या बन गया, वो बन गया एम्ब्रियोनल एक्सिस, जहां से ये होता है। अब इसी डायग्राम को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हमें ये ड्रॉ करना पड़ेगा, बेसिकली ये वाला एरिया, और यहाँ से ये ऐसे, और यहाँ से ही जो है ये निकलेगा ब्राउन कलर का। तो ये जो ब्राउन कलर का निकल रहा है इसी को हम क्या कह देते हैं, हम कहते हैं कॉटिलिडन। तो ये इस तरीके का कुछ शेष बनेगा। तो ऊपर वाला जो ग्रीन पार्ट है वो ये है, तो इसको हमने ऑलरेडी एक नाम दे रखा है। इसका काम क्या है,
ये है कोलियोप्टाइल जो प्रोटेक्शन दे रहा है बेसिकली प्लूमेल को, और नीचे जो है बेसिकली ब्लू कलर का कवरिंग है ये। तो ये ब्लू कलर की जो कवरिंग है इसको हमने कोलियोराइजा कह दिया है, जो रेडिकल को प्रोटेक्शन देता है। तो अगर हम इसका लेबलिंग करें तो ये कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर को हमने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। सो व्हाट इज दिस ग्रीन कलर्ड वन, इसको हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। इसके नीचे क्या है, तो हमने कह दिया प्लूमेल। फिर ये क्या है बेसिकली, इसको हम कहते हैं कोलियोराइजा, और इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन देना। किसको प्रोटेक्शन देता है, रेडिकल को। और फाइनली ये कॉटिलिडन। एक खास बात और याद रखना कि डाइकॉट के दोनों कॉटिलिडन जो होते हैं वो फूड स्टोर करते हैं, लेकिन मोनोकॉट में ऐसा नहीं है। मोनोकॉट का कॉटिलिडन के अंदर देयर इज नो रिजर्व्ड फूड, इसके कॉटिलिडन में कोई भी रिजर्व फूड नहीं होता। और फाइनली अब हमें ये देखना है कि ये एम्ब्रियो कैसे बैठेगा एक मेन सीड के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली एक मेज का सीड ड्रॉ करना पड़ेगा, और उसी के थ्रू सारी चीजें यहाँ पे हमें फिट करनी होगी। तो हम इसको ऐसे बनाते हैं, ये सबसे पहला एक मेज सीड ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने बेस का पार्ट बना लिया ये, और फाइनली यहाँ से ये हमने ऐसे ले लिया। तो ये एक मेज सीड है। हमने मोनोकॉट सीड पढ़ा भी हुआ है, एक एपिथेलियम टिश्यू होता है जो बेसिकली इसको दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये क्या है, ये वो एपिथेलियम टिश्यू है जो इस मेज सीड को दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये हो गया। उसके बाद जो आता है ये, अब जो मोनोकॉट का एंडोस्पर्म है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है। क्या चीज की कवरिंग होती है, प्रोटीन की। तो उसको हम एंडोस्पर्म को बेसिकली एल्यूरॉन लेयर की कवरिंग का नाम दे देते हैं। तो ये जो कवरिंग है बेसिकली ब्लू कलर का जो डॉट डॉट हम बना रहे हैं, ये क्या है बेसिकली, ये एल्यूरॉन लेयर। तो इसको जो है हम इस तरीके से बना देते हैं, दिस इज नथिंग बट द एल्यूरॉन लेयर। और फाइनली अंदर जो है क्या स्टोर होगा, तो अंदर ढेर सारा स्टार्च स्टोर होगा। सो देयर आर लॉट्स ऑफ स्टार्च ग्रेन्स। ये जो अंदर जितनी भी चीजें स्टोर है, बाहर तो एल्यूरॉन लेयर है, पर अंदर की जो स्टोरेज है इस एंडोस्पर्म के अंदर बेसिकली क्या है, वो स्टार्च है। और यही स्टार्च टूटेगा और एम्ब्रियो को नरिशमेंट दिया जाता है। अब ये पूरा जो एम्ब्रियो हमने बनाया, ये पूरा एम्ब्रियो यहाँ पर आता है। तो ऐसे बनाते हैं छोटा सा, फिर इसी के नीचे ये एक बड़ा सा बन गया, ये यहाँ से ऐसे, और ये है कॉटिलिडन। हालांकि कॉटिलिडन का कोई रोल ऐसा नहीं, क्योंकि ये कोई रिजर्व फूड तो रखता नहीं है। फिर ये होता क्यों है, इसका काम क्या है, व्हाट रोल इट प्लेस, तो वो भी देख लेते हैं जरा सा। ये आपका बन गया पार्ट, ये सारी चीजें बन गई। अब यहाँ पर जो है हमें कुछ चीजें समझनी है। तो सबसे पहले बेसिकली ये क्या है, ये एपिथेलियम है। और एपिथेलियम का काम क्या होता है, ये मेज के सीड को दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। जो सबसे बाहर का बेसिकली जो एकदम बड़ा सा एरिया होता है, ये इसको हम कह देते हैं एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म के ऊपर जो है किसकी कवरिंग है, तो हम कहते हैं एल्यूरॉन लेयर। और ये एल्यूरॉन लेयर जो है बेसिकली किसका बना है, प्रोटीन का। और एल्यूरॉन लेयर का प्लॉइडी लेवल क्या है, तो याद रखना 3n होता है। और इसके अंदर ये क्या है, तो हम कहते हैं स्टार्च लेयर, जिसका काम क्या है, खाने को आगे पास करना। तो जो भी स्टार्च के ग्रेन्स इसके अंदर स्टोर्ड है, जब वो टूटते हैं बेसिकली सारे स्टार्च ग्रेन्स टूटते हैं और वो वहां से पास होते हैं। तो एपिथेलियम से पास होता हुआ इसके अंदर आ जाएगा। ये ब्राउन वाला पार्ट क्या था, तो हमें पता है ये कॉटिलिडन। कॉटिलिडन से होगा क्या, तो याद रखने वाली बात ये है कि जो स्टार्च होता है एंडोस्पर्म का, वो डाइजेस्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्टार्च ऑफ एंडोस्पर्म is digested, starch of endosperm is digested by the help of hormones। तो यहाँ पे हॉर्मोन्स होते हैं जो इसको क्या करते हैं, बेसिकली डाइजेस्ट कर देते हैं। और डाइजेस्ट हो जाता है तो हॉर्मोन्स क्या करेगा, वो फूड की मूवमेंट को अलाउ करता है। तो हम कहते हैं हॉर्मोन्स अलाउ द मूवमेंट ऑफ फूड। अब यहाँ पर जो फूड का मूवमेंट होगा कैसे होगा,
तो फूड सबसे पहले ट्रेवल करता हुआ कॉटिलिडन में जाएगा, और कॉटिलिडन के बाद वो फूड कहाँ जाता है, तो बेसिकली हम कहते हैं एम्ब्रियो को जाता है, और इस तरीके से वो एम्ब्रियो डेवलप होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो बेसल सेल है जो हमने यहाँ पे बनाया है, बेसल सेल और सस्पेंसर सेल, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होते रहता है, बेसल सेल एंड सस्पेंसर सेल दोनों के दोनों डीजेनरेट हो जाते हैं, तो हम कहते हैं बोथ डीजेनरेट्स लेटर, तो एक समय के बाद ये डीजेनरेट हो जाता है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक बार और, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। इसमें होगा क्या, जो जाइगोट है इट इज अंडरगोइंग ट्रांसवर्स डिवीजन, और ट्रांसवर्स डिवीजन कर लेने के बाद जो है ये 3 सेल स्टेज बनाता है। एकदम ऊपर वाला टर्मिनल सेल जो चलाजा एंड की तरफ होगा, बीच वाला मिडल सेल है, और एकदम नीचे वाला बेसल सेल। जो टर्मिनल सेल है वो किसमें डेवलप होगा, कॉटिलिडन। बेसल सेल क्या करता है, सिंपली एनलार्ज कर देता है, नरिशमेंट को एब्सॉर्ब कर लेता है। और मिडल सेल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि यही डिवाइड करके क्या बनाता है, पूरा का पूरा एम्ब्रियो, रेडिकल, प्रीम्यूल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, सस्पेंसर सेल, सब कुछ। फाइनली उसके बाद हमें ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो यहाँ पर ये मिडल सेल है, ये चारों डायरेक्शन में डिवाइड करता है, एज अ रिजल्ट इट फॉर्म्स द मास ऑफ सेल। और फाइनली जब ये डायग्राम कंप्लीट होता है तब इसके बाद ये स्टेज आता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम पहले ये बना देते हैं, ये बेसल सेल है, एक लोअर मोस्ट सेल क्या बन जाता है, सस्पेंसर सेल, और पूरा का पूरा जो मिडिल सेल है वो क्या बन जाता है, तो बन जाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। एक्सिस के एकदम टिप पर क्या है, कोलियोप्टाइल, किसको प्रोटेक्शन दे रहा है, प्लीम्यूल को। क्या डेवलप होगा उससे, शूट सिस्टम। फिर नीचे की तरफ क्या है, तो हम कहते हैं कोलियोराइजा, किसको प्रोटेक्शन देता है, रेडिकल को। क्या डेवलप होगा उससे, रूट सिस्टम। उसके बाद यहाँ पर एक कॉटिलिडनरी नोड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ कॉटिलिडनरी नोड, और एक कॉटिलिडनरी नोड क्या करता है, वो कॉटिलिडन को कनेक्ट कर देता है। कॉटिलिडन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं स्कूटेनम। कॉटिलिडनरी नोड के नीचे का जो एरिया हुआ है हाइपोकोटाइल, और फाइनली इस तरह से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है, सिर्फ कॉटिलिडन, कोलियोप्टाइल और प्यूबिल। और कॉटिलिडन जो है वो कोई फूड स्टोर करता नहीं है। फाइनली हमें ये मेज सीड में समझ में आता है कि कैसे ये प्लेस्ड है। तो होता ये है कि देयर इज एपिथेलियम जो 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। लार्जर पार्ट एंडोस्पर्म है, छोटा पार्ट क्या है, एम्ब्रियो है। जो एंडोस्पर्म है बेसिकली उसके ऊपर सबसे बाहर का जो लेयर है, बाहर का जो लेयर है, जो कवरिंग है बेसिकली वो एल्यूरॉन लेयर का है, प्रोटीन का है, 3n पॉइंटी लेवल है। उसके नीचे आपको स्टार्ची ग्रेन्स मिलते हैं। स्टार्च के अंदर जो भी एनर्जी स्टोर होगा हार्मोन्स की मदद से टूटते हैं, ट्रैवल करते हैं कॉटिलिडन के थ्रू, एंड फाइनली दे एंटर इनटू द एम्ब्रियो, और फाइनली वो पूरा का पूरा क्या होता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। दिस इज हाउ द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो टेक्स प्लेस। अब नेक्स्ट जो आता है वो है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। तो इसमें जो है सबसे पहला क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं वो किस में डेवलप हो जाते हैं, तो हम कहते हैं सीड कोट। जो ओव्यूल है बेसिकली वो किस में डेवलप हो जाएगा, तो हम कहते हैं सीड में डेवलप। ओवरी जो है ये फ्रूट में डेवलप हो जाता है, तो बेसिकली फ्रूट वॉल कह लो, जिसमें 3 लेयर बनता है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। जो मेसोकार्प है वो पल्प बन जाता है। तो फ्रूट वॉल को हम यहाँ पे 3 लेयर में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे ऊपर है एपिकार्प, फिर आता है मेसोकार्प, और लास्ट में जो आ जाता है उसे हम कहते हैं एंडोकार्प। और जो माइक्रोपाइल है ये भी रहता है। तो माइक्रोपाइल बेसिकली किस काम में आ जाता है, तो हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन, क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन माइक्रोपाइल रहता है, इससे सीड जर्मिनेशन में मदद मिलता है। सेपल्स और पेटल्स गिर जाते हैं। अब यहाँ से एक वर्ड हमें निकल के सामने आता है जिसको हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी। तो बेसिकली पार्थेनोकार्पी क्या होता है, तो हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट
फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन। बिना फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन के जो फ्रूट बनते हैं उसे हम क्या कह देते हैं? पार्थिनोकार्पी। और पार्थिनोकार्पी से जो भी फ्रूट बनेंगे सारे के सारे सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, इनके में सीड्स नहीं होता। और जो हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इनके डेवलपमेंट के लिए, वो कौन सा है? बेसिकली वो है गिबरेलिंस। तो हम इसको ऐसे कह देते हैं, गिबरेलिंस जो है इस चीज को प्रमोट करता है। अब यहाँ पे एक और वर्ड निकल के आता है जिसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस। तो जैसे आपने एपोमिक्सिस कह दिया, एपो का मतलब क्या होता है? तो व्हेन आई यूज दिस वर्ड एपो, एपो का मतलब हो जाता है विदाउट। मिक्सिस बेसिकली मींस मिक्सिंग। तो यहाँ पर जो है मिक्सिंग नहीं होता, मतलब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फर्टिलाइज नहीं करते। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये समझनी है कि जब भी सीड्स बनते हैं, जो भी सीड्स फॉर्म होते हैं, तो हम कहते हैं सीड्स आर फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो हमें पता है, सीड्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, बिना मेल और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन के सीड्स नहीं बनते। लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसे हैं, सम स्पीशीज लाइक एस्टेरेसी, जो ग्रास फैमिली होती है बेसिकली, उसे हम कह रहे हैं सम स्पीशीज एस्टेरेसी एंड ग्रास सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब यहाँ पर सीड्स तो बन रहे हैं पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करता है। तो ये जो सीड्स बन रहे हैं तो हम कहते हैं सीड्स फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। बहुत ध्यान से समझना, सीड्स फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इन सीड्स को हम एक नाम देते हैं, क्या नाम दिया गया है? एपोमिक्टिक सीड्स। ये एपोमिक्टिक सीड्स कहलाते हैं। और इसी के लिए यहाँ पर जो है हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिमिक्री हो रही है। तो हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिमिक्री टेक्स प्लेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यहाँ पे मिमिक्री होती है। तो व्हाट इज एपोमिक्सिस देन? अब उसका एक डेफिनेशन ले लेते हैं। तो हम कहते हैं एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction that mimics sexual reproduction। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये क्या मिमिक कर रहा है? तो हम कहते हैं that mimics sexual reproduction। हालांकि है asexual reproduction, तो इसे हम जो है एपोमिक्सिस का नाम देते हैं। फिर इसके बाद जो एक टर्म और आता है हमें पढ़ना है बेसिकली, उसे हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब बहुत सारे एम्ब्रियोस के फॉर्मेशन। जैसे न्यूसेलस जो होता है, सिट्रस फ्रूट्स ले लो, तो हम कहते हैं इन सिट्रस, जैसे ऑरेंज वगैरह हो गया, तो सम न्यूसेलर सेल्स नियर एम्ब्रियो सैक, जो एम्ब्रियो सैक के पास जो न्यूसेलर सेल्स होंगे, सम न्यूसेलर सेल्स नियर एम्ब्रियो सैक स्टार्ट्स डिवाइडिंग, वो खुद डिवाइड करने लगते हैं, एंड फाइनली वो एंटर कर जाते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर एंड प्रोट्रूड्स इन द एम्ब्रियो सैक। तो हम कहते हैं इन सिट्रस some nuclear cells near embryo sac start dividing and protrudes in the embryo sac। तो जो भी सेल्स न्यूसेलस के एम्ब्रियो सैक में आ गए वो सब एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। तो हम कहते हैं such cells develops into embryo। तो जब बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं उसी को हम पॉली एम्ब्रियोनी का नाम देते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर एम्ब्रियो इन ओव्यूल, इसी को हमने नाम दे दिया है पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन। और पॉली एम्ब्रियोनी जो है हम ऑरेंज के फ्रूट्स में ज्यादा पाते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है उसे हम कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब ये अलग तरीके का मैकेनिज्म है जो हम प्लांट्स में पढ़ते हैं। पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन भी है इसमें, जहाँ पे स्टिग्मा और पोलन ग्रेन एक दूसरे को मैच करते हैं। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में सबसे पहला हमारे पास क्या है? क्लिस्टोगैमी।
क्लिस्टोगैमी का मतलब ये हो गया फ्लावर विच नेवर ओपन्स, तो हम कहते हैं कभी खुलेगा ही नहीं। फ्लावर विच नेवर ओपन्स टू एक्सपोज, फ्लावर विच नेवर ओपन्स टू एक्सपोज सेक्स ऑर्गन्स, वो हमेशा क्लोज रहते हैं, तो उन्हें हम क्लिस्टोगैमी कहते हैं। और ऐसे फ्लावर्स को हम क्या कह देते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और यहाँ पे जो कॉमन एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे वो है कॉमलिना बेंगालेंसिस। तो एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं कॉमलिना बेंगालेंसिस। तो ये जो है हमारा पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस का टर्म है। दूसरा टर्म जो आता है उसे हम कहते हैं होमोगैमी। तो बेसिकली व्हाट इज होमोगैमी, तो हम कहते हैं एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर मैच्योर्स एट सेम टाइम। एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर मैच्योर्स एट सेम टाइम। ये सेम टाइम पे अगर मैच्योर हो जाते हैं तो उसे हम होमोगैमी का नाम देते हैं। यहाँ पर और एक टर्म ले लेते हैं जिसको हम यूनिसेक्सुअलिटी कहते हैं। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या हो गया, मेल और फीमेल सेपरेट। तो हम कहते हैं वन सेक्स ऑन डिफरेंट प्लांट, जैसे मेज हो गया, पपाया हो गया, तो ये जो है अलग अलग पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम जो अलग अगर प्लांट बोल दिया तो एग्जांपल में हम पपाया लिख लेते हैं। तो पपाया शोज यूनिसेक्सुअलिटी। देन देयर इज वन मोर वर्ड दैट इज कॉल्ड एज डाइकोगैमी। तो जैसे आप डाइकोगैमी बोलोगे इसमें क्या होता है, फ्लावर बाइसेक्सुअल। तो हम कहते हैं फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। इसमें क्या हो जाता है कि मेल पहले डेवलप हो जाएगा या तो फीमेल पहले डेवलप होगी, उस तरीके से होगा। तो इसमें लॉजिकली होता क्या है, ये होता है कि एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर्स एट डिफरेंट टाइम। ये अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं, दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ डाइकोगैमी। तो इसमें सबसे पहला क्या डाल देंगे हम, प्रोटैंड्री। प्रोटैंड्री नाम से समझ में आ रहा है कि एंड्रोशियम मैच्योर्स फर्स्ट देन गाइनेशियम। तो जो एंड्रोशियम है वो पहले मैच्योर हो जाता है गाइनेशियम के, तो उसे हम प्रोटैंड्री का नाम देते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल हम कह देंगे सनफ्लावर। सनफ्लावर में हमेशा एंड्रोशियम पहले मैच्योर होता है गाइनेशियम का। फिर एक वर्ड निकल के और आता है जिसको आप प्रोटोगिनी का नाम देते हैं। प्रोटोगिनी का मतलब ये हो गया कि जो गाइनेशियम है, गाइनेशियम मैच्योर्स फर्स्ट देन एंड्रोशियम। मतलब यहाँ पर गाइनेशियम पहले मैच्योर हो जाएगा एंड्रोशियम से, तो उसे हम क्या देते हैं, प्रोटोगिनी। अच्छा, इसमें जो एग्जाम्पल है बेसिकली आई कैन से इट इज मिशेलिया। सो मिशेलिया बिकम्स वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोगिनी। ये सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम सबको आना जरूरी है। अब यहाँ पर जो है, जब आप डाइशियस प्लांट कहते हो, डाइशियस प्लांट का मतलब क्या होता है, डाइशियस प्लांट मतलब मेल अलग फीमेल अलग। तो हम एक ले लेते हैं वर्ड यहाँ पे एक और, डाइशियस प्लांट। डाइशियस प्लांट मतलब मेल फीमेल सब सेपरेट सेपरेट। तो एग्जाम्पल क्या है, तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है कैरिसा। फिर एक और एग्जाम्पल है जिसको आप कह देते हो पपाया। फिर उसके बाद क्या है, कैनाबीज है। तो ये जो है बेसिकली अलग अलग डाइशियस में आ जाता है। हेट्रोस्टिली, हेट्रोस्टिली का मतलब ये हो गया कि जो स्टिग्मा है बेसिकली उसका जो स्टाइल का लेंथ है वो अलग अलग है। तो हेट्रोस्टिली में जो हमारे पास कॉमन एग्जाम्पल है वो है ऑक्सैलिस। फिर देर आर डिफरेंट अदर एग्जाम्पल्स जो हम सबको समझना है। देर आर डिफरेंट एंडोस्पर्म्स एज वेल एज न्यूक्लियस। ये टॉपिक पे हमेशा हर साल, मतलब आप एक मान के चलो, चाहे नीट का एग्जाम हो चाहे एम्स का एग्जाम हो, इस पे हमेशा क्वेश्चन आया ही आया है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली जब आप प्लांट्स की बात करोगे तो हम ये कह सकते हैं कि इन प्लांट्स इफ देयर इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गोइंग ऑन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दो टेक्निक से होता है। ठीक है, सबसे पहली टेक्निक को हम कह देते हैं ए गैमोस्पर्मी। तो बहुत ध्यान से समझना, इसको हम कहते हैं ए गैमोस्पर्मी।
और जो दूसरा मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं उसको, ठीक है। सो यू हैव टू ऑप्शंस फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक आप कह देते हो एगैमोस्पर्मी, दूसरा आप कह देते हो वेजिटेटिव। पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो है एगैमोस्पर्मी, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, जितनी चीजें मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस साल भी मान लो या अगले साल भी, बेसिकली हर साल एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है। एगैमोस्पर्मी क्या होता है? तो कोई एक सेल हो, बहुत ध्यान से समझना, कोई एक सेल हो, ठीक है, ये जो है डेवलप करेगा एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड मियोटिक डिवीजन, तो उसे आप कहोगे एगैमोस्पर्मी। ए का मतलब होता है विदाउट, गैमो मतलब गैमेट, so there is no gamete basically formation you can say, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये मान लो एक सेल था, ये सेल जो है किस में डेवलप हो गया, लेट अस टेक वन एम्ब्रियो, तो इसको एक ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे एम्ब्रियो लिख लेते हैं, और ये एक सेल है। सेल जो है एम्ब्रियो में डेवलप हुआ, लेकिन ट्विस्ट इसमें क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड मियोटिक डिवीजन, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एंड मियोटिक डिवीजन। तो अगर कोई सेल एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन और मियोटिक डिवीजन के, तो आप उसे कहोगे एगैमोस्पर्मी। जो भी प्लांट बिलोंग करेंगे इस कैटेगरी को, ये सीड की मदद से प्रोपोगेट तो होंगे, बट द एम्ब्रियो फॉर्मेशन डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस एंड सिनगैमी। मतलब बहुत ध्यान से समझना, इनका जो सीड होगा, ठीक है, इनका जो सीड होगा बेसिकली इसकी मदद से ही प्रोपोगेशन होने वाला है, ठीक है। लेकिन सीड इज गोइंग टू हेल्प इन प्रोपोगेशन, नो डाउट इन दैट, लेकिन जो इसके अंदर एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो, ये जो एम्ब्रियो बना, इस एम्ब्रियो में दो इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं होता, वो क्या है, मियोसिस और सिनगैमी। मतलब एक ही चीज को हमने घुमा के भी समझ लिया है, तो मियोसिस एंड सिनगैमी ये दोनों इसमें होते नहीं है, तो इसे आप कहते हो एगैमोस्पर्मी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या मालूम है, एगैमोस्पर्मी में कितने टाइप्स होते हैं, अगर आप, तो आप ये कहोगे कि एगैमोस्पर्मी में लॉजिकली देयर आर 3 टाइप्स, और वो तीनों टाइप को हमें डिटेल में समझना है और उसी पे क्वेश्चन आता है। सबसे पहला जो टाइप है इसे आप कहते हो डिप्लोस्पोरी, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइप। दूसरा टाइप जो होता है उसे आप कहते हो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, सो इट इज कॉल्ड एज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, सो दिस इज द सेकंड टाइप। और जो थर्ड टाइप होता है इसे आप कहते हो एपोस्पोरी, और हमें ये तीनों टाइप को डिटेल में पढ़ना है। सो वी आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइप, दैट इज कॉल्ड एज डिप्लोस्पोरी। अब डिप्लो से समझ में आ रहा है, बेसिकली डिप्लो मतलब 2 हो जाता है। इसमें होता क्या है, जो आर्चिस्पोरियम होगा ना, वो डिफरेंशिएट करेगा टू फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल। तो डिप्लोस्पोरी में क्या होता है, ध्यान से समझना, कि जो आर्किस्पोरियम है, बहुत ध्यान से समझना, दी आर्किस्पोरियम बेसिकली इट विल डेवलप, नो डाउट, आर्किस्पोरियम जो है वो डेवलप करेगा, डिफरेंशिएट करेगा टू फॉर्म एमएमसी। तो मैं यहाँ पे एमएमसी लिख लेता हूँ, डिफरेंशिएट टू फॉर्म एमएमसी। एमएमसी मतलब क्या हो गया, मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड है। लेकिन डिप्लोस्पोरी में ये एमएमसी, ध्यान से समझना बच्चा, ये एमएमसी डायरेक्ट गिव, इट विल गिव बर्थ टू एम्ब्रियो सैक, समझा, मतलब ये एम्ब्रियो सैक भी क्या हो गया, डिप्लॉयड। So I can say that in diplospory, MMC will undergo, it will not undergo basically meiosis, इसमें कोई meiosis नहीं होता और डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाता है। और एम्ब्रियो सैक जो डेवलप हुआ वो डिप्लॉयड होगा 2n। अब इसी एम्ब्रियो सैक से जो भी एम्ब्रियो बनेगा वो भी कैसा हो जाएगा, 2n हो जाएगा, ठीक है। इसी को आप कहते हो डिप्लोस्पोरी। मतलब जो आर्किस्पोरियम सेल्स होते हैं, they will differentiate no doubt to form MMC, that is megaspore mother cell। कायदे से नेचर में MMC का मियोसिस होना चाहिए था, फिर एम्ब्रियो सैक बनना चाहिए था, पर डिप्लोस्पोरी वाले कंडीशन में MMC जो है मियोसिस नहीं करता, वो डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक बन जाता है।
और ये एम्ब्रियो सैक से जो भी एम्ब्रियो आएगा वो डिप्लॉयड एम्ब्रियो होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम डिप्लॉयड एग टू एम्ब्रियो सैक। अब इसी को ना, ये जो डिप्लोस्पोरी है, इसका एक और नाम भी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। डिप्लोस्पोरी इज ऑल्सो नोन एज डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, अब ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा था बट याद रखना, डिप्लोस्पोरी इज ऑल्सो नोन एज डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम डिप्लोस्पोरी के लिए? तो एग्जाम्पल जो हम लेंगे, पहला होगा पार्थेनियम। ठीक है, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज टैरेक्सेकम। ठीक है, सो वी हैव टैरेक्सेकम, ये भी एक तरह का एग्जाम्पल है। ज्यादा करके पार्थेनियम आप याद रखिएगा, इट वाज कॉल्ड एज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेंगी। जब आप एडवेंटिव एम्ब्रियोनी की बात करोगे ना, इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो है, ध्यान से समझना, जो एम्ब्रियो है ये किसी भी डिप्लॉयड सेल से बनेगा, ओव्यूल के किसी भी डिप्लॉयड सेल से बनेगा, बट नॉट फ्रॉम द एम्ब्रियो सैक। मतलब न्यूसेलस से बन जाए चलेगा, इंटेग्यूमेंट से बन जाए चलेगा, सारी चीजों से बनने के बाद चलेगा, लेकिन ये किससे नहीं बनेगा? एम्ब्रियो सैक से नहीं बनेगा। तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या होता है बेसिकली? तो जब भी आपसे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी पूछा जाएगा तब आप कहोगे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इन दिस मेथड। इसमें होता क्या है, जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम एनी डिप्लॉयड सेल, एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम एनी डिप्लॉयड सेल, कोई भी आप डिप्लॉयड सेल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, of an ovule except embryo sac, so any diploid cell of ovule except embryo sac. ठीक है, so embryo is formed from any diploid cell of ovule except the embryo sac, मतलब इसमें embryo sac involved नहीं होगा। ठीक है, अब डिप्लॉयड सेल जो है यहाँ पर वो डायरेक्ट जाइगोट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे बड़ी बात, आपने जिस सेल को भी अज्यूम कर लिया, एनी सेल, खाली एम्ब्रियो सैक को छोड़ के, वो जाइगोट की तरह बिहेव करने लगता है। इट स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक अ जाइगोट। ये सबसे खास बात है इस एडवेंटिव एम्ब्रियोनी की। ठीक है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी जो है, अब इसमें एक एग्जांपल दे सकते हैं। मान लो कुछ जो है न्यूसेलस से डेवलप हो जाते हैं, न्यूसेलस से जो डेवलप होगा बेसिकली वो सिट्रस एक एग्जांपल आ जाता है। ठीक है, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंजीफेरा। ठीक है, मैंजीफेरा सबको पता है, मैंगो जो है वो भी एक एग्जांपल इसमें आ जाता है। Opuntia is one of the example. Opuntia is cactus basically. ठीक है, वो आता है। फिर मेमिलारिया, ये सब प्लांट्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये वन मोर एग्जांपल ऑफ मेमिलारिया। इसमें क्या होता है, न्यूसेलस डेवलप हो रहा है। ठीक है, अच्छा, कुछ प्लांट्स में क्या होगा, न्यूसेलस की जगह पे इंटेग्यूमेंट्स, क्योंकि इंटेग्यूमेंट्स भी डिप्लॉयड है, तो जो इंटेग्यूमेंट्स के सेल्स होते हैं ना, वो डेवलप कर जाते हैं किसमें, एम्ब्रियो में। और जब इंटेग्यूमेंट्स एम्ब्रियो में डेवलप करेंगे तो इसमें बेसिकली एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, वी कैन से स्पाइरेंथस ऑस्ट्रेलिस, ये नाम है स्पाइरेंथस ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द टू एग्जांपल। हो गया, तीसरे टाइप को आप कहते हो एपोस्पोरी। ये ना और पीछे चला गया है, और पीछे जाने का मतलब क्या हो गया, देखो जब कभी लाइफ स्टार्ट होती है, बहुत ध्यान से समझना। अब मैं यहां से लेता हूं इसको, ये मैंने मान लो ओवरी बनाई। ठीक है, ये इसका स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। ठीक है, ऐसे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और इसी ओवरी के अंदर जो है आपको बेसिकली ओव्यूल्स मिलेंगे। अच्छा, ओवरी के अंदर जो है स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, अगर आपने पढ़े हो तो इन्हें हम कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। ठीक है, यही आर्कीस्पोरियल सेल्स आगे चल के किस में डेवलप हो जाते हैं, एमएमसी में, जिसको आप कहते हो मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा, तो हम कहते हैं मियोसिस करता है, और मियोसिस करके 4 जो है मेगास्पोर बना लेगा, हैप्लॉइड मेगास्पोर। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी और भी है कि जिसमें से 3 डिसॉल्व हो जाते हैं, एक फंक्शनल बन जाता है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन हमें इस डेफिनेशन में उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसकी बात करोगे, दिस इज अ फंक्शनल मेगास्पोर। अब बहुत ध्यान से समझना बच्चा, इसमें क्या होता है, जो एपोस्पोरी की बात हम कर रहे हैं, इन दिस मेथड एम्ब्रियो सैक जो बन रहा है ना फीमेल गैमेटोफाइट का, वो किसी भी डिप्लॉयड सेल से बनेगा स्पोरोफाइट के, लेकिन मेगास्पोर मदर सेल नहीं होना चाहिए। मतलब
आर्किस्पोरियल का कोई भी सेल चल जाएगा, पर जो सेल एमएमसी बना वो एम्ब्रियो सैक में डेवलप नहीं होना चाहिए। आप ओवरी का कोई भी सेल उठा लो, ठीक है, आप स्टाइल स्टिग्मा कोई भी सेल उठाओ, यू कैन पिक अप एनी सेल whatever you want to pick up, but it should not be megaspore mother cell, और इसी के हम कहते हैं एपोस्पोरी। अब इससे जो गैमेट्स बनेंगे, चलो एमएमसी से नहीं इन्वॉल्व है, तो इसमें जितने भी गैमेट्स बनेंगे ना, सारे के सारे गैमेट्स ही डिप्लॉयड हो जाएंगे। तो बेसिकली अगर मैं इसको डेफिनेशन दूं, अगर मैं एक सिंपल तरीके से इसको लिखना चाहूं, तो व्हाट आई कैन से फॉर एपोस्पोरी, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, एपोस्पोरी कैन बी डिफाइंड एज व्हाट, मेथड कैसा, जहां पे एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, बहुत ध्यान से समझना, एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप्स, ठीक है, डायरेक्टली, और यू कैन से इन दिस मेथड एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट ये डायरेक्टली बनता है, तो इज डायरेक्टली फॉर्म्ड, बहुत ध्यान से समझना, ये डायरेक्ट बन जाता है, is directly formed from any diploid cell of sporophyte, from any diploid cell of sporophyte, मतलब कोई भी सेल होने तो स्पोरोफाइट का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस खाली क्या नहीं होना चाहिए बताओ, एक्सेप्ट क्या, एमएमसी, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल, और सबसे बड़ी बात इसमें मियोसिस नहीं होना चाहिए, सो आई से विदाउट मियोसिस। तो ये जो है बेसिकली अपना बन गया एपोस्पोरी। अब इसमें एग्जांपल क्या ले सकते हैं, तो एज फार एज एग्जांपल इज कंसर्न, ठीक है, आई कैन टेक रननक्यूलस, जो दूसरा एग्जांपल है वो है रूबस। तो ये दो एग्जांपल्स हमें ध्यान में रखने हैं अंडर एपोस्पोरी, ठीक है, जिसको आप एपोगैमी कहते हो। एपोस्पोरी तो पढ़ लिया, दूसरा क्या आता है, एपोगैमी। अच्छा, एपोगैमी और पार्थेनोजेनेसिस में बहुत बार जो है दोनों अलग एक मतलब लेके निकलता है, तो पहले एपोगैमी समझ लेते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली फिर पार्थेनोजेनेसिस को भी देख लेंगे। तो एक से यहाँ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, ओके, वी हैव एपोगैमी एंड वी हैव पार्थेनोजेनेसिस, दोनों को एक साथ देखते हैं। हालांकि याद रखना कि एपोगैमी और पार्थेनोजेनेसिस दोनों को हमने एक एमोस्पर्मी में इंक्लूड नहीं किया है। जब आप एपोगैमी की बात करोगे, इसमें क्या होता है, एनी हैप्लॉइड सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एक्सेप्ट द एग सेल, ध्यान से समझना, एनी फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, ऑफ द हैप्लॉइड बेसिकली यू कैन से, वो जो अगर एम्ब्रियो बनाता है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो आप एपोगैमी कहते हो। एनी हैप्लॉइड सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, एनी हैप्लॉइड सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट आप ले लो, ठीक है, एक्सेप्ट क्या, तो हम कहते हैं एक्सेप्ट एग सेल, एग सेल मत लेना, बाकी आप कोई भी सेल ले लो चलेगा, उससे जो एम्ब्रियो डेवलप होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन वो हैप्लॉइड ही होगा। तो आपने एक सेल उठाया जो हैप्लॉइड था, जो बेसिकली एक एम्ब्रियो में डेवलप हो गया, चलो एम्ब्रियो ऐसे बना लेते हैं, तो एम्ब्रियो भी हैप्लॉइड है। यहाँ पर बेसिकली यू कैन से दैट देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, और इसी को आप कहते हो एपोगैमी। पार्थेनोजेनेसिस जो है क्या है, इट्स अ प्रोसेस। अब देखो पार्थेनोजेनेसिस अलग कहानी है, पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, वेरी बेसिक डिफरेंस है, हालांकि सबको लगता है सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है। इस प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली पार्थेनोजेनेसिस में हैप्लॉइड एग सेल ऑफ फीमेल, बहुत ध्यान से समझना, हैप्लॉइड एग सेल ऑफ फीमेल, जो फीमेल का हैप्लॉइड एग सेल होता है, फीमेल गैमेटोफाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैप्लॉइड एम्ब्रियो, ठीक है, गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट is responsible to form a haploid embryo। तो क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, देखो एपोगैमी में हमने एग सेल को नहीं लिया है, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में हमने एग सेल को लिया है, और वही एग सेल जो है डायरेक्ट हैप्लॉइड एम्ब्रियो में बनेगा, और इसमें भी फर्टिलाइजेशन नहीं है। मतलब देखो ये एन है, एन से मान लो ये एम्ब्रियो बन गया, ये भी एन है, इसमें नो फर्टिलाइजेशन। तो अब डिफरेंस क्या है, देखो बहुत ध्यान से समझना, इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना कि ये जो एन है ना, ये एनी सेल है, एनी सेल, नॉट एग सेल, ठीक है,
ये एग सेल नहीं होगा। कोई भी और हैप्लॉइड सेल उठा लो आप, एनी हैप्लॉइड सेल, एन यानी हैप्लॉइड, एनी हैप्लॉइड सेल बट नॉट द एग सेल। और पार्थेनोजेनेसिस में हमने कौन सा सेल लिया हुआ है? एग सेल। दिस इज द वेरी बेसिक डिफरेंस। इसी के लिए एपोगैमी और पार्थेनोजेनेसिस दोनों सेम नहीं होते हैं।